Hello everyone, welcome you all at the Nimbus Learning, powered by Hinse Academy. So, I welcome you all in the lecture series of interview guidance program. So, today I will discuss the interview questions regarding the metal cutting. Okay, so metal cutting से जितने भी questions बनते हैं इन interviews हम उस particular questions पे देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि कैसे उन questions का हम आंसर दे पाते हैं, है ना, कैसे हमको आंसर देना है, कैसे समझाना है, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस particular lecture में. Now, so come to question number 1. What will be the question number 1? Please see this. So first question is what is machining? Simple question है, बहुत simple question है कि भाई machining क्या होता है ना. तो machining is nothing but a manufacturing process. It is type of manufacturing. आपको पता है कि manufacturing को हम classify करते हैं 4 टाइप में. कौन कौन से? एक तो हम बात करें कास्टिंग, उसके बाद आ गया आपका मेटल फॉर्मिंग, फिर आता है आपका फैब्रिकेशन प्रोसेस जस्ट लाइक द जॉइनिंग प्रोसेस, और फिर आता है आपका मेटल रिमूवल प्रोसेस. जब आप वॉल्यूम को रिड्यूस करके या मैं कहूँ मेटल को रिमूव करके कहीं ना कहीं अगर आप कोई सरफेस बनाना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मशीनिंग कहते हैं, है ना. तो मशीनिंग जस्ट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द मेटल रिमूवल टेक प्लेस टू ऑब्टेन सम काइंड ऑफ सरफेसेस. जैसे मान लीजिए आप टर्निंग कर रहे हैं, टर्निंग में क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूं क्या आपका डायमीटर कम हो रहा है, और डायमीटर को कम करने के लिए आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर शाफ्ट में से मटेरियल को रिमूव किया. सो दिस इज बेसिकली व्हाट द मशीनिंग ऑपरेशन. इट इज जस्ट द मेटल रिमूवल प्रोसेस, एंड इन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस वी रिक्वायर्ड वन टूल, one cutting tool for removing the metal from the workpiece, and this cutting tool have more harder, this cutting tool have more harder than the your workpiece. That's why machining will happen. क्लियर ना. सो इन जनरल पर्पस हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका कटिंग टूल है इट मस्ट बी 40% हार्डर देन द वर्कपीस, है ना, तभी आपका मशीनिंग हैज टू हैपन हो पाएगा. क्लियर ना. दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मशीनिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? What is difference between single point and multi point cutting tool? Yes, it is a very important question. अगर मशीनिंग की बात होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या डिफरेंस है. कई सारे जवाब आते हैं कि भाई अगर सिंगल पॉइंट से कटिंग हो रही है, 1 एज से कटिंग हो रही है. सो व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? तो प्लीज थिंक ऑफ इट. पूछा है कि डिफरेंस क्या है सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बीच में. सो नाउ अब यहाँ पे हम बात करें, सपोज कीजिए आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें, मैं जिस टर्निंग का एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने. अगर टर्निंग की बात करें तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है ना. अगर टर्निंग की बात करें तो मान लीजिए आपका वर्कपीस है, तो कुछ आपको वर्कपीस ऐसा दिखाई देता है. यस, ये हो गया आपका मशीन सरफेस. इट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक सरफेस, या हम कह सकते हैं अनमशीन सरफेस. एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज टूल. ये क्या है? आपका टूल है ना. ये आपका क्या है माय डियर? टूल है. सपोज दिस इज योर टूल. जस्ट राइट ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ दिस. सपोज दिस इज बेसिकली व्हाट द टूल. नाउ अगर मैं कहूँ ये आपका टूल है और कहीं ना कहीं मशीनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे देखें अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करते हैं तो आप यहाँ देखें देयर इज 2 कटिंग एजेस. एज यू नो दैट ये आपका है, देयर इज 2 कटिंग एजेस. ये अगर टूल की बात करें तो ये आपका साइड कटिंग एज है, दिस वन इज एंड कटिंग एज. लेकिन अगर हम टर्निंग की बात करने चाहते हैं, टर्निंग हो रही है यहाँ पे, तो ओनली 1 कटिंग एज, ओनली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1 कटिंग एज. दिस इज साइड कटिंग एज इज प्राइमरली कॉन्टेक्ट विद द वर्कपीस. मींस मशीनिंग के दौरान आपके कितनी एजेस वर्कपीस के कांटेक्ट में, या मैं कहूं वर्कपीस जब आपका बेसिक मशीनिंग हो रही है तो कितनी एजेस वर्कपीस में से मेटल रिमूव कर रही है. तो आप देख सकते हैं कि इस टूल में भले दो कटिंग एजेस हो, लेकिन ड्यूरिंग द मशीनिंग ओनली 1 कटिंग एज इज प्राइमरली कॉन्टेक्ट विद द वर्कपीस. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज व्हाट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. Okay, that's why we called as single point. That's why we called as single point cutting tool. Is that clear? Now, means ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ओनली एक एज ही वर्कपीस से कांटेक्ट में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. यदि 2 या 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा एजेस ड्यूरिंग द मशीनिंग वर्कपीस के कांटेक्ट में आती है, जस्ट लाइक योर मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग, बहुत सारे कटिंग एजेस हैं. अगर 1 से ज्यादा कटिंग एजेस वर्कपीस के कांटेक्ट में आ रही हैं एट द टाइम ऑफ मशीनिंग,
उसको हम कहते हैं माय डियर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्लियर ना? तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल? कि सर ड्यूरिंग द मशीनिंग व्हेन only one cutting edge is primarily contact with the workpiece, then it is called single point cutting tool, and when multiple edges are in contact with the workpiece during the machining, it is called multi point cutting tool. Clear? Now डिफाइन द ASA टूल सिग्नेचर। अगर मैं ASA टूल सिग्नेचर की बात करें, देखेंगे सिग्नेचर क्या होता है। अगर हम किसी भी टूल की बात करें, अगर आपको मशीनिंग इफेक्टिव बनानी है तो 3 से 4 पर्पसेस आपके सामने आते हैं। कि सबसे पहली बात तो जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो जो चिप है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ क्या आपकी प्रॉपर्ली फ्लो होनी चाहिए। चिप का गाइड होना बहुत जरूरी है ताकि चिप वहां से मशीनिंग जोन से निकल पाए। और तो और जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जो फ्लैंक सर्फेसेस हैं, यस, जो आपके फ्लैंक सर्फेसेस हैं, इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल 3 फेसेस आर देयर, जस्ट लाइक योर रेक फेस, लाइक एंड फ्लैंक और योर साइड फ्लैंक। अगर दोनों ही फ्लैंक की बात करूं तो फ्लैंक सर्फेसेस का वर्कपीस के सर्फेसेस से थोड़ा सा दूर हटना जरूरी है, थोड़ा सा रिलीफ होना जरूरी है ताकि रबिंग एक्शन नहीं हो वर्कपीस और टूल के बीच में। सो इफ मशीनिंग हैज टू हैपन वेरी एफिशिएंटली, यू हैव 3 ऑब्जेक्टिव। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? कि भाई जो बेसिकली आपका टूल एंड वर्कपीस है, वहां पे जो मशीनिंग हो रही है, जो चिप्स जो है वो इजीली वहां से निकल जाए। दूसरा अगर मैं कहूं कि भाई जो आपकी फ्लैंक सर्फेसेस हैं वो कुछ उनको रिलीफ दें, मतलब कहीं ना कहीं उसको वर्कपीस से रबिंग ना हो, ताकि हम क्या करें आपकी इफेक्टिव मशीनिंग हो पाए। इन सभी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, तीनों ही फेसेस पे 2-2 एंगल दिए। यस ना? अगर 3 फेस है, हर एक फेस पे 2 एंगल देंगे तो क्या आएगा आपका 6 एंगल्स आएंगे, और एक आ गया आपका नोज रेडियस। तो जो 7 जो आपके 6 एंगल्स हैं और एक आपकी नोज रेडियस है, उनको अगर मैं प्री डिफाइंड अगर मैं एक वे में लिख देता हूं, जैसा कि हम एक सिग्नेचर करते हैं, है ना, टूल का सिग्नेचर वो कहीं ना कहीं टूल को बता रहा है कि टूल में कितने एंगल्स हैं। whenever the 6 angles and 1 nose radius are written in a specified manner, then it is called my dear friend, it is called the signature. Now if according to ASA signature, it is American Standard Association signature, there are 6 angles and 1 nose radius. What are the 6 angles? इसके लिखने का तरीका क्या क्या है अगर हम बात करें तो there are सबसे पहला आता है आपका बेक रेक एंगल। The first one is what? Bake rake angle. Then my dear your side rake angle, bake rake angle, side rake angle. Then उसकी अगर बात करें अपन and relief angle, and relief angle. Then my dear side relief angle, then side relief angle, then and cutting edge angle, and cutting edge angle, and this is a side cutting edge angle, side cutting edge angle, and nose radius. This is the predefined way of the ASA signature. अगर मैं हर एक टूल अगर हर एक में एंगल की बात करूं तो ये एंगल कैसे दिखा देते हैं, थोड़ी सी हम इसकी बात कर लेते हैं। इन ASA सिग्नेचर हम 2 प्लेन्स की बात करने वाले हैं, पाई एक्स प्लेन एंड पाई वाई प्लेन। यस ना? फर्स्ट वन इज योर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एंड सेकंड वन इज व्हाट योर ट्रांसवर्स प्लेन। यस ना? अगर मैं कुछ ऐसे एंगल्स की बात करूं तो अगर समझाने के लिए कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि प्लीज इन एंगल्स को समझाइए, तो थोड़ा को समझना चाहिए। तो अगर एक टूल की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे 3 फेजेस हैं। दिस इज व्हाट द रेक फेस, जहां से आपकी चिप निकलने वाली है। ओके, दिस इज व्हाट द रेक फेस, ये हो गया आपका साइड कटिंग एज, दिस इज व्हाट द साइड कटिंग एज, दिस इज व्हाट द एंड कटिंग एज। ओके, नाउ हम बात करें, ये आपके हो गई 2 फ्लैंक सर्फेसेस, ये साइड कटिंग एज के नीचे है, दैट्स व्हाई वी कॉल एज दिस इज साइड फ्लैंक, एंड दिस फ्लैंक इज बेसिकली बिलो द दिस एंड कटिंग एज, दैट्स व्हाई वी कॉल एज एंड फ्लैंक। तो 2 फ्लैंक आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ASA सिग्नेचर की बात करना चाहें तो हमें यहाँ पे 2 प्लेन दिखाई देंगे। जस्ट दिस इज पाई एक्स प्लेन, पाई एक्स प्लेन जो दिखाई दे रहा है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, एज वी नो दैट दिस इज व्हाट द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया आपका पाई वाई प्लेन, दिस इज व्हाट द पाई एक्स प्लेन, दिस इज पाई वाई प्लेन। पाई वाई का मतलब हो गया आपका ट्रांसवर्स प्लेन। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि और तीसरा प्लेन हो गया आपका रेफरेंस प्लेन, है ना, जो कि बिल्कुल बेस के पैरेलल है, दिस इज व्हाट द रेफरेंस प्लेन। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज हो गया आपका दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन, ये हो गया आपका रेफरेंस प्लेन। नाउ
अगर हम तीनों ही प्लेन से टूल को देखना चाहें तो अगर तीनों ही प्लेन से देखेंगे तो कौन कौन से एंगल्स आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या ये टूल है तो इस टूल का विड्थ ये है और इस टूल का लेंथ ये है, इस टूल का लेंथ ये है। तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि जो आपका पाई एक्स प्लेन है या मैं कहूँ जो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, दिस लॉन्गिट्यूडनल प्लेन इज पैरेलल टू विड्थ, this longitudinal plane is parallel to width and perpendicular to length, yes, and this pi y plane is parallel to length in perpendicular to width. So इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो longitudinal plane है आपका pi x, this is parallel to width and perpendicular to length, and जो आपका pi y plane है this is parallel to the length and transverse plane is parallel to length and perpendicular to width. Now अब हम कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं जो कि हमने AS या टूल सिग्नेचर में लिखे थे कि वो एंगल क्या दिखाते हैं। अगर मैं मान लीजिए इस पर्टिकुलर टूल को इस पाई एक्स प्लेन में काटता हूं, है ना, अगर मैं इस टूल को पाई एक्स प्लेन में काटता हूं, सो दिस ब्लू कलर प्लेन इज व्हाट द पाई एक्स प्लेन, अगर मैं इस प्लेन में काटता हूं दिस इज फ्रंट व्यू, तो आपको दिखाई दे रहा है दो एंगल आपको दिखाई देंगे। एक तो ये एंगल कि भाई ये जो आपको साइड कटिंग एज दिखाई दे रही है कितना एंगल बना रही है, ऐसा कितना ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, ये यहां से देखें तो ये रेक फेस का एंगल है माय डियर, ये आपका रेक फेस का एंगल है। दिस एंगल को हम क्या बोलते हैं, साइड रेक एंगल। व्हाई वी कॉल साइड रेक एंगल, बिकॉज ये एंगल रेक फेस पे है और किस तरफ है, किस तरफ ऊपर उठा हुआ है, साइड की तरफ ऊपर उठा हुआ है क्या, दिस इज व्हाट द साइड कटिंग एज एंगल, दिस इज साइड कटिंग, दिस इज व्हाट साइड कटिंग एज, इसकी तरफ ऊपर उठा हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज व्हाट साइड रेक एंगल। नाउ इस फ्रंट व्यू से मुझे एक और एंगल पता चल रहा है कि आपका जो साइड फ्लैंक है वो कितना अंदर दसा हुआ है ना, ये फ्लैंक एंगल देना जरूरी भी है। दीज आर बेसिकली कॉल्ड रिलीफ एंगल, ताकि आपका टूल एंड वर्कपीस के बीच में रबिंग एक्शन नहीं हो ना। तो फ्लैंक सर्फेसेस जो आपको दिखाई दे रही है, ये अगर मैं कहूं ये साइड फ्लैंक है, दिस वन इज साइड फ्लैंक, ये कितना अंदर बेसिकली मैं कह सकता हूं क्या दसी हुई है, कितना अंदर आपकी है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, साइड रिलीफ। व्हाई वी कॉल्ड साइड रिलीफ, बिकॉज ये साइड फेस पे और कितना अंदर रिलीफ है। तो देखिए अगर आप, तो ये हो गया आपका साइड रिलीफ। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या सर, साइड रेक एंड साइड रिलीफ बोथ आर मेजर्ड इन पाई एक्स प्लेन, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं साइड रेक एंड साइड रिलीफ बोथ आर मेजर्ड इन अ प्लेन विच इज पैरेलल टू विद एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द टूल। नाउ अगर हम इस टूल को साइड व्यू में देखते हैं, या मैं कहूं कि इस टूल को अगर आप ये पाई वाई प्लेन में देखते हैं, तो अगेन आपको दो एंगल नजर आएंगे। कौन कौन से भाई, दो एंगल कौन से नजर आएंगे, एक तो आपका बेक एंगल, दूसरा आपका एंड रिलीफ एंगल। कैसे कि भाई आपका जो रेक फेस है वो कितना ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जो आपकी रेक फेस है कितना ऊपर की तरफ उठा हुआ है, किस डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में ना। तो इसको हम बोलते हैं माय डियर बेक रेक एंगल। और अगेन ये जो आपकी एंड सरफेस है, एंड फ्लैंक है, वो कितना अंदर रिलीफ कर रहा है, कितना अंदर धसा हुआ है, कितना अंदर रिलीफ ले रहा है, वो कहां दिखाई दे रहा है आपको, इस पर्टिकुलर पाई वाई प्लेन में। तो अगेन बेक एंगल एंड योर एंड रिलीफ एंगल, बेक एंगल एंड रिलीफ एंगल बोथ आर मेजर्ड इन पाई वाई प्लेन। रेक एंगल हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज आपका जो कहीं ना कहीं चिप का फ्लो है वो चिप के फ्लो को गवर्न करता है, चिप का फ्लो आसानी से हो। रिलीफ एंगल क्यों दे रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपका रबिंग एक्शन नहीं हो बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस ड्यूरिंग द मशीनिंग, राइट ना। सो अगर हम पाई वाई प्लेन में देखते हैं, मींस इट इज ट्रांसवर्स प्लेन में देखते हैं, या मैं कहूं अगर आप फ्रंट साइड व्यू में देखते हैं, तो आपको दो एंगल नजर आते हैं। कौन कौन से, एक तो बेक एंगल और हो गया आपका एंड रिलीफ एंगल। नाउ एक और व्यू बच गया है आपका, कौन सा, एक व्यू अगर बात करें तो दिस इज व्हाट द टॉप व्यू। अगर टॉप व्यू की बात करें, या मैं कहूं अगर इसको रेफरेंस प्लेन में देखते हैं, है ना, इसको ऊपर से देखते हैं, अगेन आपको दो एंगल नजर आ रहे हैं। ये जो एंगल है साइड कटिंग एज एंगल, दिस इज नथिंग बट ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल कौन सा है भाई, ये एंगल मैं कह सकता हूं कि शैंक का एक्सिस है। अगर शैंक के एक्सिस को मैं आगे बढ़ाऊं, और जो साइड कटिंग एज है उसका अगर मैं एंगल देखता हूं, तो ये एंगल है आपका साइड कटिंग एज एंगल। वहीं अगर मैं इस नोज को आगे बढ़ाता हूं और ये एंड कटिंग एज को बनाऊं, तो इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है आपका एंड कटिंग एज एंगल। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं माय डियर कि ये जो टॉप व्यू मैंने आपको बताया था, है ना, दिस इज द टॉप व्यू जो कि मैंने आपको बताया था इन प्रीवियस स्लाइड। तो ये अगर बात करें, ये टॉप व्यू है,
सो यहाँ पे शैंक का एक्सिस को मैं अगर बढ़ाता हूँ तो इससे ये जो ये एंगल है इसे बोलते हैं अपन साइड कटिंग एज एंगल, साइएस बोल दिया, और दिस इज व्हाट एंड कटिंग एज एंगल। क्लियर ना? तो ये हो गए आपके सारे के सारे ASA टूल सिग्नेचर जो कि हमने अभी दिखाए हैं और कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किए हैं, और मैंने बताया भी है कि कैसे कहीं ना कहीं हम इसे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, so the next question is define the angles described in ASA tool signature. Yes, define the angles described in ASA tool signature. जैसा कि हमने अभी ये देखा है कि जैसा कि हमने देखा माय डियर कि in ASA tool signature there are various kind of angles. जस्ट लाइक योर सबसे पहला आता है आपका बैक रेक एंगल, उसके बाद साइड रेक एंगल, देन माय डियर फ्रेंड इट इज एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल एंड साइड कटिंग एज एंगल। इनको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्क्राइब कर लिया है। क्लियर? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाई वी नीड ORS ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम? व्हाई वी नीड ORS टूल सिग्नेचर? Given why we need ORS tool signature while we have the ASA tool signature? कहने का मतलब यह है कि हमें ORS टूल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट क्यों है जबकि हमारे पास ASA टूल सिग्नेचर है माय डियर। जैसे कि अभी आपने देखा इन ASA टूल सिग्नेचर देयर आर बेसिकली 3 प्लेन्स। यस, कौन कौन से प्लेन थे भाई आपके पास? अगर हम ASA टूल सिग्नेचर की बात करें तो वहां पे आपके पास 3 प्लेन आपको दिखाई दे रहे थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज पाई एक्स प्लेन, सेकंड वन इज पाई वाई प्लेन, और ये आपका आ गया रेफरेंस प्लेन। नाउ इन तीनों ही प्लेन में से अगर हम बात करें फोर्स के कैलकुलेशन का, तो फोर्स कहां होंगे भाई? जहां कटिंग एज होगी वही तो आपके फोर्सेस होंगे या उसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में होंगे। यस, तो इन ASA टूल सिग्नेचर ऐसा एक भी प्लेन नहीं है जिसमें कि आप फोर्सेस मेजर कर सकते हैं। यस, तो हमें एक ऐसे प्लेन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम फोर्सेस को मेजर कर पाएंगे, और वो जो प्लेन है वो कटिंग एज पे होना चाहिए। सो इन ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम हम उस प्लेन की बात करते हैं, उस प्लेन को हम बोलते हैं माय डियर कटिंग प्लेन, जो कि एग्जैक्टली कटिंग एज के अलोंग होता है। उसका जो परपेंडिकुलर है वो है आपका ऑर्थोगोनल प्लेन। सो व्हाट इज द एप्रिशिएबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड द ORS टूल सिग्नेचर? बिकॉज इन ASA टूल सिग्नेचर वी हैव 3 प्लेन्स like pi x plane, pi y plane and your reference plane, बट कटिंग एज के अलोंग एक ही भी प्लेन नहीं होने के कारण हम जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं ड्यूरिंग द मशीनिंग हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, जबकि ORS टूल सिग्नेचर में हमारे पास कटिंग प्लेन है जो एग्जैक्टली कटिंग एज पे है, और एक ऑर्थोगोनल प्लेन है जो कटिंग प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो हम उसमें कहीं ना कहीं कटिंग प्लेन में हम फोर्सेस को मेजर कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड द ORS सिस्टम फॉर analysis of the forces. Clear? Now come to the next. What is difference between bake rake angle and inclination angle? भाई ये बोल रहा है कि डिफरेंस क्या है? What is the difference between bake rake angle and inclination angle, my dear? देखो, जो bake rake angle है वो आपको पता है ASA टूल सिग्नेचर का एंगल है। अगर हम बात करें ORS सिस्टम की तो उसमें आता है आपका इंक्लिनेशन एंगल। देखिए, बेक रेक एंगल और इंक्लिनेशन एंगल दोनों ही कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं क्या, दोनों ही आपके रेक फेस का बैकवर्ड स्लोप दिखाते हैं। यस, द बेक रेक एंगल एंड द इंक्लिनेशन एंगल बोथ शोज द बैकवर्ड स्लोप ऑफ द रेक फेस। बट अगर हम बात करें बेक रेक एंगल का, तो बेक रेक एंगल इज मेजर्ड इन बेक रेक एंगल माय डियर, दिस बेक एंगल इज मेजर्ड इन पाई वाई प्लेन, वेयर अगर हम बात करें इंक्लिनेशन एंगल का तो वो मेजर होता है माय डियर आपका पाई सी, आई कैन से दैट कटिंग प्लेन में। यस, बिकॉज द इंक्लिनेशन एंगल इज बेसिकली एंगल ऑफ व्हाट ORS टूल सिग्नेचर। If it is angle of ORS tool signature, then this angle is measured in my dear your cutting plane. And but if I talk about the bake rake angle, this is the angle of ASA tool signature. दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि दोनों ही जो एंगल है वो आपका रेक फेस का स्लोप बता रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू पाई आर प्लेन, विथ रेस्पेक्ट टू योर रेफरेंस प्लेन। But major difference is what? Bake rake angle is measured in pi y plane, my dear, and my dear जो आप बात करने वाले हैं inclination angle is measured in
cutting plane because it is have the ORS tool signature. So ये एंगल आपको दिखा रहा है कहीं ना कहीं एंगल with respect to reference plane in my dear friend in what the cutting plane, and my dear this is basically called the inclination angle. So कॉमन बात यही है दोनों में कॉमन बात यही है कि दोनों ही एंगल रेक फेस के स्लोप बताते हैं और दोनों ही एंगल हम रेफरेंस प्लेन से मेजर करते हैं. डिफरेंस क्या है सर? बेक रेक एंगल आपका ए से दो सिग्नेचर है, इसलिए बेक रेक एंगल पाई वाई प्लेन में होता है, और अगर हम इंक्लिनेशन एंगल की बात करें तो ये एंगल आपका पाई सी I can say कटिंग प्लेन में होता है. दिस इज द सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन बेक रेक एंगल एंड इंक्लिनेशन एंगल. Define the depth of cut, width of cut and feed in turning. देखें, these are just called the process parameters. इनको हम process parameters भी बोलते हैं. Now, what is the meaning of depth of cut? Whenever you do the machining, so you have the atmospheric surface, I can say unmachined surface and machined surface. अगर हम बात करें my dear, जैसे suppose कीजिए ये मान लीजिए आपका turning कुछ ऐसा हो रहा है. This is what the turning operation. Suppose कीजिएगा this is your turning operation. This is your workpiece and this is your tool. Suppose this is your tool. This is your tool. Okay, और in this direction tool जो है आपका मूव कर रहा है. Now अगर मैं depth of cut की बात करूं तो what is the meaning of depth of cut? It is just the difference between the perpendicular difference between atmospheric surface, the difference the what is depth of cut? It is a perpendicular difference between atmospheric surface and my dear unmachined surface. मतलब ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है क्या है? आपकी मशीन सरफेस है जो कि मशीन हो चुकी है. ये जो सरफेस है वो क्या है माय डियर? आपकी अनमशीन्ड सरफेस है. ये आपकी अनमशीन्ड सरफेस है, या इसे हम कभी कभी एटमॉस्फेरिक सरफेस भी बोलते हैं. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द surfaces, this one is what my dear depth of cut. इसको हम बोलते हैं depth of cut. So what is the appreciable definition of depth of cut? This is the perpendicular distance between machined surface and unmachined surface. Now what is the width of cut? अगर हम width of cut की बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा आपका कटिंग एज है. दिस इज बेसिकली व्हाट कटिंग एज. कटिंग एज का वो लेंथ जो कहीं ना कहीं वर्कपीस के कांटेक्ट में है उसको हम क्या बोलते हैं? विद ऑफ कट बोलते हैं. मींस दिस इज बेसिकली व्हाट विद ऑफ कट है ना. इसको हम बोलते हैं विद ऑफ कट कि भाई कटिंग एज का कितना हिस्सा, कितना लेंथ वर्कपीस के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, इसको हम बोलते हैं विद ऑफ कट. नाउ व्हाट इज द फीड? फीड क्या होता है? ये आपका वर्कपीस है, टर्निंग में घूम रहा होगा माय डियर. दिस इज रोटेशन ओके, आरपीएम. सो इन वन रिवोल्यूशन आपका टूल कितना आगे मूव करता है. ओके, सो लीनियर मोशन ट्रेवल बाय द टूल इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्कपीस इज बेसिकली व्हाट द फीड इन टर्निंग. सो द फीड का यूनिट क्या हो गया? mm per revolution. ओके, this is mm per revolution, means tool travel in one revolution of workpiece is basically called the feed in turning. Clear? So this is the good answer. These are basically called the process parameters of the machining, I can say turning process. Now what is the difference between orthogonal and oblique cutting? Now अगर हम बात करें कि भाई what is the main difference between orthogonal and oblique cutting, तो देखो सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है आप सब लोगों को पता है. What is the meaning of orthogonal cutting and oblique cutting? जस्ट डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले बात अगर हम ऑर्थोगोनल की बात करें तो यहां पे क्या होगा? दिस इज यहां पे जो फोर्सेस होते हैं वो 2 डायमेंशन में होते हैं. अगर हम ऑब्लिक कटिंग की बात करें तो यहां पे जो फोर्सेस हैं बेसिकली 3 डायमेंशंस में होते हैं. इसका मतलब ये है कि इन ऑर्थोगोनल कटिंग, या मैं पहले अगर ऑब्लिक कटिंग की बात कर दूं, बिकॉज जनरली हम जो टर्निंग वगैरह देखते हैं सब ऑब्लिक कटिंग ही है. अगर ऑब्लिक कटिंग की बात करें तो जो थ्रस्ट फोर्स एंड जो आपका कटिंग फोर्स है, thrust force and cutting force both are in different plane. Okay, if I talk about my dear oblique cutting, if I talk about the oblique cutting, then we easily say that in oblique cutting my dear, the thrust force and cutting force both are in different plane. Yes, both are in my dear different plane, like your the cutting force in your pi c plane and thrust force are in your orthogonal plane. Clear? But in orthogonal cutting, when I do the inclination angle is 0,
इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग जब हम इंक्लिनेशन एंगल को जीरो कर देंगे, जब हम इंक्लिनेशन एंगल को जीरो कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम इंक्लिनेशन एंगल को जीरो करते हैं तो आपका कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स एक ही प्लेन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम फोर्सेस का एनालिसिस आसानी से कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे ऑब्लिक लिखूं, यहां पे अगर आपका ऑर्थोगोनल लिखूं, दिस इज ऑब्लिक कटिंग, और यहां पर अगर ऑर्थोगोनल लिखूं तो डिफरेंस क्या होगा, ऑर्थोगोनल में इंक्लिनेशन एंगल इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज जैसे ही इंक्लिनेशन एंगल आपका जीरो होगा, यहां पे जो फोर्सेस डेवलप होंगे वो बेसिकली टू डायमेंशन में होंगे, थ्री डायमेंशन में नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना पाते हैं और कहीं ना कहीं उनको एनालिसिस कर पाते हैं। ऑब्लिक की बात करें तो FC और FT, थ्रस्ट फोर्स एंड कटिंग फोर्स, बोथ आर इन डिफरेंट प्लेन। Whenever both the force are in different plane, then I can say that it is 3D forces. So इसका analysis करना मुश्किल है, तो that's why inclination angle is not equal to zero in the oblique cutting. This is the main difference between inclination angle and oblique cutting and orthogonal. Oblique cutting is 3-dimension cutting. जो भी आप आसपास देख रहे हैं टर्निंग एंगल में सब क्या है आपके oblique cutting है my dear. यस, बट हम जब क्वेश्चंस करते हैं मेटल कटिंग के तो क्यों हमेशा लिखा होता है कि भाई एज्यूमिंग द ऑर्थोगोनल कटिंग, बिकॉज ऑफ फोर्स एनालिसिस हम इंक्लिनेशन एंगल को जीरो मान के 3D को 2D बनाते हैं। Yes, very less cutting operations are orthogonal cutting, like your hacksaw blade, है ना, your turning of very thin pipe. So these are some operations behind the orthogonal cutting. But हम assume करते हैं oblique को orthogonal में ताकि forces का calculation आसानी से हो पाए. This is the major difference. और difference क्या है मैं आपको बताता हूँ. अगर हम orthogonal cutting की बात करें तो suppose this is your workpiece और ये मान लीजिए आपका basic tool है. This is what the tool, दिस इज व्हाट द वर्क पीस. तो यहां पे अगर बात करें तो दिस इज सपोज दैट, सो कटिंग, अगर हम बात करें कटिंग टूल का, दिस इज बेसिकली व्हाट कटिंग टूल का एज है, दिस इज कटिंग एज. यस, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. क्लियर. तो कटिंग वेलोसिटी ये है, कटिंग एज ये है, तो मैं कह सकता हूं कि कटिंग एज एंड कटिंग वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यस, एग्जैक्टली यहां पर हम कह सकते हैं कि ये आपका मान लीजिए कटिंग बेसिकली टूल है और इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो कटिंग एज एंड कटिंग वेलोसिटीज बोथ आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. यस, अगर मैं ऑब्लिक कटिंग की बात करूं तो समथिंग लाइक दैट, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था आपके सामने, दिस इज बेसिकली व्हाट द ऑब्लिक कटिंग. तो यहां पे अगर ऑब्लिक कटिंग की बात करें तो दिस इज कटिंग एज एंड ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कटिंग एज एंड वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन इज इन पर्टिकुलर एंगल, ये किसी एक एंगल में होगा. लेकिन अगर हमने ऑर्थोगोनल की बात की है माय डियर, तो कटिंग एज एंड कटिंग वेलोसिटी आर बोथ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ. तो यहां पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि दिस इज बेसिकली व्हाट द ऑर्थोगोनल. ओके, ये आपका हो गया ऑब्लिक, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी कटिंग, ये आपकी वर्कपीस है, ये आपकी कटिंग एज है, वो बिल्कुल 90 डिग्री पे है. जो कटिंग वेलोसिटी है और जो कटिंग एज है बिल्कुल 90 पे है माय डियर. तो चिप निकलेगी तो चिप का वेलोसिटी भी होगा, वो क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा माय डियर. क्लियर. एंड इन दिस केस इन ऑर्थोगोनल कटिंग, जो कटिंग एज ऑफ द टूल इज ऑलवेज बिगर देन विड्थ ऑफ द वर्कपीस. यस, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज ऑलवेज बिगर देन द दिस काइंड ऑफ ये आपका विड्थ ऑफ द वर्कपीस. बट अगर हम बात करें ऑब्लिक कटिंग का, तो यहां पे जो कटिंग एज ऑफ द कटिंग टूल है, दिस इज फॉर द कटिंग टूल. सो दिस कटिंग एज ऑफ द कटिंग टूल इज हैव सम इंक्लिनेशन विद द कटिंग वेलोसिटी. यस, दैट्स व्हाई जो चिप का वेलोसिटी जो होगा वो भी क्या होगा, सम इंक्लिन पोजीशन में होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा. इसके अलावा बात करें तो कटिंग एज ऑफ द टूल है, कटिंग एज ऑफ द टूल इज समटाइम्स बिगर एंड स्मॉलर देन द the width of the workpiece. So these are some difference between the orthogonal and oblique cutting. But अगर इंटरव्यू में आप क्वेश्चन पूछता है कि what is difference between orthogonal and oblique, so ये तो बात बतानी है.
इसके साथ साथ जो मैंने आपको बात बताई है 2D एंड 3D वाला, वो कंसेप्ट भी आपको तरीके से बताना है कि सर ऑर्थोगोनल में इंक्लिनेशन एंगल आपका जीरो हम मानते हैं, जबकि ऑब्लिक में जीरो नहीं होता है, जिसकी वजह से ऑब्लिक कटिंग इज 3 डायमेंशन कटिंग एंड ऑर्थोगोनल कटिंग इज 2 डायमेंशन कटिंग. फॉर इजीली फोर्स एनालिसिस we can assume oblique cutting to the orthogonal cutting by assuming the inclination angle is equal to 0. So please think of this kind of answer. These are the appreciable answer. Now the next question is, what are the actual forces and major forces in machining operation? देखिए, there are two kinds of forces. अगर हम बात करें cutting force and thrust force. कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स आर मेजर फोर्सेस. अगर हम बात करें जो कि हम डायनोमीटर से यूज करते हैं, डायनोमीटर से जो मेजर करने वाले फोर्सेस हैं, दे आर FC and FC and जो FT है, दे आर बेसिकली व्हाट मेजर फोर्सेस. ये क्या है? आपके मेजर फोर्सेस हैं. क्लियर? यही अगर मैं बात करूं माय डियर एक्चुअल फोर्सेस का, तो ड्यूरिंग द मशीनिंग कौन कौन से फोर्सेस आपको दिखाई देते हैं? तो यहां पर अगर हम बात करें basically what shear force and normal to shear force normal to shear force and my dear friction force and normal to friction force. आपको पता है जैसा कि अगर हम बात करें ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशंस, दो ही बेसिकली जोन्स हैं जहां पे हीट जनरेशन होती है, आपका प्राइमरी शियर जोन एंड सेकेंडरी शियर जोन. व्हाट इज द प्राइमरी शियर जोन? अगर मैं प्राइमरी शियर जोन की बात करूं तो प्राइमरी कौन सा होगा? इट इज जस्ट जहां से आपका बेसिकली चिप निकलता है, शियर प्लेन, इट इज अ प्राइमरी शियर जोन. एंड सेकेंडरी क्या होता है? आपका टूल चिप इंटरफेस है ना, जहां से आपका बेसिकली टूल के ऊपर से चिप निकलता है, वो आपका सेकेंडरी शियर जोन है. क्लियर ना? नाउ अगर हमें इस पर्टिकुलर दो फोर्सेस की बात करता हूं, शियर फोर्स एंड नॉर्मल टू शियर फोर्स, ये दोनों ही जो फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, शियर फोर्स एंड नॉर्मल टू शियर फोर्स, ये कहां लगने वाले हैं भाई? ये मैं कह सकता हूं क्या, ये कहां अपीयर होते हैं? ये होते हैं प्राइमरी शियर जोन में. ओके, ये होते हैं आपके प्राइमरी शियर जोन में. जबकि जो हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, दे आर अपीयर इन सेकेंडरी शियर जोन. या मैं कहूं टूल चिप इंटरफेस. ध्यान रखिएगा, मेजर्ड फोर्सेस आर कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, and actual forces which are actually happen during the machining is shear force and normal to shear force, friction force and normal force. Shear force and normal to shear force are appear in the primary shear zone, and friction force and normal to friction force are appear in the secondary shear zone. Now come to the next question कि define the merchant circle. जैसा कि हमने अभी previous question में देखा है कि what are the actual forces and what are the major forces. जैसे देखा हमने कि actual forces कौन कौन से हैं भाई? these are just your FS हो गया है ना, shear force हो गया, normal to shear force हो गया है ना, आपका friction force हो गया, normal force हो गया. they all are my dear actual forces. and what are the major forces? कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, उसको हम बोलते हैं माय डियर आपका, जो कि डायनोमीटर से मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं मेजर फोर्सेस. अब अगर मैं इन सारे के सारे बेसिकली जो फोर्सेस आपको दिखाई दिए हैं, उन सारे के सारे फोर्सेस को अगर टूल की टिप पे लाके रख दें, तो जो सारे के सारे जो बेसिकली फोर्सेस है उनको है ना हेड टू टेल अगर मिला है, तो आपका सर्कल बनेगा, उसी को ही बोलते हैं अपन मर्चेंट सर्कल ना. तो व्हाट इज द मर्चेंट सर्कल? नथिंग बट जितने भी आपके एक्चुअल फोर्सेस एंड मेजर फोर्सेस हैं. व्हाट आर द एक्चुअल फोर्सेस? लाइक शियर फोर्स, नॉर्मल टू शियर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स. 4 हो गए आपके एक्चुअल फोर्सेस एंड 2 हो गए आपके मेजर फोर्सेस FC एंड FT. इन 6 की 6 फोर्सेस को अगर मैं हेड टू टेल मिलाऊं और कहां पे रखूं? टूल की टिप पे रखता हूं, तो जो आपको बेसिकली एक सर्कल से नजर आता है, समथिंग लाइक दैट, इसे ही हम क्या बोलते हैं? मर्चेंट सर्कल बोलते हैं. सपोज ये आपका मर्चेंट सर्कल है ना, और ये मान लीजिए आपका टूल है, दिस इज फॉर द टूल. अगर ऐसा टूल है तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं क्या, यहाँ पे आपका F आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स, दिस इज कटिंग फोर्स, दिस इज थ्रस्ट फोर्स, दिस इज शियर फोर्स, ओके, दिस इज नॉर्मल टू शियर फोर्स. ओके, और ये हो गया आपका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट, ये हो जाता है आपका R. ओके, ये हो गया आपका जो कि बिल्कुल टूल चिप इंटरफेस पे सेकेंडरी शियर जोन में है. ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स. ओके, ये आपका हो गया कटिंग फोर्स, ये थ्रस्ट फोर्स माय डियर, दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स. ओके, दिस इज नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स FN.
ये 6 की 6 फोर्सेस जो हैं जिनको हमने मिलाया है, इसे ऐसे मिलाते हैं तो हमें सर्कल नजर आता है, इसको हम बोलते हैं माय डियर मर्चेंट सर्कल। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी? स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होता है? देखो, कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करें, अगर हम कोई सा भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो इन ऑल द मशीनिंग ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होता है? इट इज जस्ट पावर अपॉन MRR ना। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी इज नथिंग बट पावर अपॉन MRR। पावर अपॉन MRR मीन्स पर्टिकुलर मेटल वॉल्यूम में मेटल रिमूव करने के लिए आपको कितना पावर की रिक्वायरमेंट है, यस ना, यही है आपका क्या, दिस इज बेसिकली व्हाट द स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी है ना, कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में से पर्टिकुलर वॉल्यूम को रिमूव करने, बिकॉज मशीनिंग है तो मेटल रिमूव तो होगा ही होगा, तो मेटल रिमूव पर्टिकुलर वॉल्यूम का मेटल रिमूव करने के लिए आपको कितनी पावर का रिक्वायरमेंट है, उसे ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। एंड माय डियर, इन ऑल द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, इन ऑल द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा, सभी मशीनिंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें ग्राइंडिंग की बात करें, ग्राइंडिंग का जो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी है वो क्या होता है माय डियर, सबसे ज्यादा होता है। अगर नॉन कन्वेंशन की बात करें तो उसमें ECM प्रोसेस का स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर सिंपली पूछा है कि स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी से क्या मतलब है, तो इट इज जस्ट रेशियो ऑफ पावर इन MRR है ना, कि कितने पर्टिकुलर MRR के लिए, मेटल रिमूवल के लिए कितना आपका पावर लग रहा है। यस, नाउ कम द क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर द, मेजर रीजन कौन कौन से हैं आपके टूल वियर के? देयर आर वेरियस रीजन फॉर द टूल वियर, जस्ट लाइक द एडेशन इज द मेन रीजन, डिफ्यूजन है ना, एडेशन हो गया आपका, डिफ्यूजन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एब्रेशन हो गया, दिस इज द एब्रेशन, and something like the breaking of built up edge, breaking of built up edge। तो ये क्या है आपके टूल वियर के रीजन है। ओके, सो नाउ टूल वियर, there are two types of tool wear, gradual tool wear, sudden tool wear। sudden tool wear का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करना मुश्किल होता है, इसलिए हम ग्रेजुअल टूल वियर को ही देखते हैं। तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप हाई स्पीड स्टील के टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, at the high temperature some carbon is diffuses from the tool। अगर आपका कार्बन टूल से डिफ्यूज कर गया है ना, अगर हम हाई स्पीड स्टील की बात करें, एट द हाई टेम्परेचर एट द हाई स्पीड, जैसे ही कार्बन आपका डिफ्यूज कर गया तो क्या होगा, उस टूल का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसी बोलते हैं अपन धीरे धीरे आपका डिफ्यूजन वियर होता रहेगा। इसके लिए पर्टिकुलर टूल ऐसा हमें चाहिए जिसका हॉट हार्डनेस क्या हो, ज्यादा हो, रेड स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे, इसलिए तो आपका डिफ्यूजन वियर नहीं होगा, है ना। तो डिफ्यूजन इज व्हाट कार्बन डिफ्यूज कर जाना फ्रॉम द टूल, है ना, फ्रॉम द टूल एट द हाई टेम्परेचर, है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेशन इज नथिंग बट एडेशन का मतलब क्या है, जब आपकी चिप जो है वो उस टूल से, चिप जो है वो अगर टूल्स के ऊपर से जा रही है तो सम चिप मटेरियल इज एडहेर, सम चिप मटेरियल गेट वेल्डेड टू द टूल, बिकॉज टूल की सरफेस की बात करें तो टूल पे भी क्या है आपका पीक्स एंड वैलीज होगा, उसके ऊपर से अगर आपकी हाई टेम्परेचर चिप फ्लो हो रही है तो सम पॉइंट में कह सकता हूं क्या वेल्डेड जोन हो जाएंगे, और लेकिन ऊपर से आपका एन फोर्स भी लग रहा है ना। तो दिस काइंड ऑफ जो वेल्डेड जॉइंट्स हैं बिटवीन द चिप एंड द टूल, दिस आर ड्रैग्ड बाय द अपकमिंग चिप। जब वो ड्रैग करेगी अपकमिंग चिप जो आ रही है उस पर्टिकुलर वेल्डेड जॉइंट्स को, मान लीजिए ये आपका, सपोज दिस इज व्हाट द टूल है ना, सपोज दिस इज व्हाट द टूल, और यहाँ से आपकी रेड हॉट जो चिप्स हैं वो अगर जा रही है ना, रेड हॉट चिप्स हैं वो अगर इसके ऊपर से फ्लो कर रही हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सम वेल्डिंग में बी हैपन, बट एन फोर्स इज ऑल्सो अपीयरिंग इन दिस। जब यहाँ से वो जाएगी तो जो अपकमिंग चिप आने वाली है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं इनको साथ में लेके जाएगी, और साथ ही साथ कुछ टूल का मेटल भी ड्रैग करते हो जाएगी, इसे ही बोलते हैं अपन एडेशन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द एब्रेशन? इफ वर्कपीस हैव सम इम्प्योरिटी, अगर वर्कपीस में कुछ इम्प्योरिटी है, अगर आप कास्टिंग से लाए हो वर्कपीस को, कुछ इंटरनल अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, अगर आप मशीनिंग कर रहे हो तो कुछ फेलाइट पॉकेट्स जिसको बोलते हैं अपन, जो भी आपके कास्टिंग में इम्प्योरिटीज आती हैं
उसको बोलते हैं अपन phalanx pockets. When phalanx pockets are introduced with the workpiece at the high introduced with the tool with the when the high speed is there, then this phalanx pockets crack produces the crack on the flank surfaces as well as on the rake surfaces. So इसको बोलते हैं अपन abrasion and oxidation. You know that oxide layer will form on the tools, then tool wear forms. Breaking of built up edge, you know that there are three types of chips are formed: continuous, discontinuous, and built up edge. Whenever some kind of metal are stick to the to the cutting edge, cutting tool tip, and after some time when the cutting forces are high, then these kind of chips are breaks. इसे बोलते हैं अपन बिल्ट अप एज, जिसकी वजह से आपका फ्लैंक सर्फेसेस बर्बाद होता है, उसको बोलते हैं अपन बिल्ट अप एज का टूटना, जिसकी वजह से आपका टूल का वेयर हो रहा है. सिंपली अगर आपको पूछा है कि व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर द टूल वेयर, तो देयर आर बेसिकली एडेशन, डिफ्यूजन, ऑक्सीडेशन, एब्रेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बिल्ट अप एज आर द मेन रीजन फॉर द टूल वेयर. और इस बात का भी ध्यान रखना है, रेक फेस पे जो वेयर होता है उसको बोलते हैं कैटर वेयर, जो आपका फ्लैंक सरफेसेस पे वेयर होता है उसको बोलते हैं अपन फ्लैंक वेयर, है ना. इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. नाउ टूल लाइफ क्या होता है भाई, आपको पता है जैसे जैसे आपका टूल काम कर रहा है उसको रीग्राइंड करने का समय आएगा, है ना. प्राइमरी वियर जोन, सेकेंडरी वियर जोन, टर्सरी वियर जोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना. सेकेंडरी वियर जोन के एंड तक अगर आपका टूल पहुंच चुका है, अगर आप हाई स्पीड में वर्क कर रहे हैं तो टूल का वियर जल्दी होगा. उसे जब सेकेंडरी वियर जोन के बाद अगर आपका टूल आप चेंज करना चाहते हो तब भी नहीं होगा ना. तो हमें सेकेंडरी वियर जोन के अंदर अंदर हमें टूल को वापस रीग्राइंड करना पड़ेगा, वापस उसकी जो एजेस हैं वो शार्पन करनी पड़ेगी, है ना. तो वो जो टाइम है ना टूल का, जो बेसिकली सक्सेसफुल जो आपका रीग्राइंडिंग का टाइम है, उसे बोलते हैं अपन टूल लाइफ. या हम कहें कि कितना वर्कपीस बन गया है ना, कितना वर्कपीस बन गया है टू सक्सेसिव रीग्राइंडिंग टाइम के बीच में कितना वर्कपीस आपका बन गया है, या मैं कहूं कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव हो गया है टू सक्सेसिव रीग्राइंडिंग टाइम के बीच में. तो टूल लाइफ को हम ऐसे ही देख सकते हैं. सो tool life is what this is the time gap between the regrinding of the tool. या मैं कहूं कि भाई उस रीग्राइंडिंग टाइम के बीच में कितना वर्कपीस, अगर मान लीजिए 5 वर्कपीस आपका तैयार हो गया है उस टाइम में, और एक जगह आपका 15 वर्कपीस तैयार हो गया है, तो किसका होगा टूल लाइफ. जैसे 15 वर्कपीस निकला ना, जैसे जैसे आपका वेलोसिटी बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, वैसे वैसे आपका टूल लाइफ डिक्रीज होता है. क्लियर ना. सो मैथमेटिकल अगर फॉर्मेट की बात करें तो इट इज जस्ट नो फॉर द टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन. सो व्हाट विल बी द टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, v t की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इज व्हाट कटिंग स्पीड, T is what the tool life and C is Taylor's constant. तो ऐसे हम कहीं ना कहीं मैथमेटिकल दे सकते हैं. नाउ मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन क्या होती है पूछ लेगा, तो v t की पावर n f की पावर a d की पावर b इज इक्वल टू कांस्टेंट. इट मींस जितना f v t की पावर n, इसका मतलब क्या है, जितना आप कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही टूल लाइफ क्या कम होगा. एंड टूल लाइफ इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट. Greatly depends upon cutting speed, then followed by the feed, then might be depth of cut. This kind of things maybe arises in the interview questions. Okay. Define chip formations in machining. There are 3 types of chip formations in the machining. Your ductile machining, there are continuous chip will form because of in ductile when you machine the ductile workpiece, so in the ductile workpiece yielding is there, shear yielding is there. So when you do the machining on the ductile workpieces, तो shear yielding promotes the cracking, है ना. क्रैक नहीं बनाता है ना, बिकॉज आप डक्टाइल वर्कपीस का मशीनिंग कर रहे हो, है ना. जब भी shear yielding होगा तो आपका कंटिन्यूस चिप आपका फॉर्म होता है. Whenever you do the machining on the brittle materials, है ना, जब भी आप मशीनिंग करोगे brittle material के साथ, तो मैं कह सकता हूँ क्या, if you do the machining in the brittle material, then crack formation, my dear, promotes the crack formation promotes the shear yielding. shear yielding नहीं होगा, क्रैक का जनरेशन होगा, जिसकी वजह से आपके डिसकंटिन्यूअस चिप निकलती है. तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई अगर आप डक्टाइल वर्कपीस का मशीनिंग कर रहे हो तो कैसा चिप निकलेगा, कंटिन्यूअस चिप निकलेगा. अगर आप ब्रिटल वर्कपीस का मशीनिंग कर रहे हो तो आपका डिसकंटिन्यूअस चिप निकलेगा. क्यों? बिकॉज इन ब्रिटल मटेरियल्स जो क्रैक प्रोपोगेशन है वो प्रमोट करता है किसको, shear yielding को. क्रैक प्रोपोगेशन होगा, shear yielding होना ही नहीं देगा. Yes ना, because of many kind of factors like dislocation, motion and all. And
अगर हम बात करें डक्टाइल वर्कपीसेस का तो उसमें शेयर यील्डिंग होगी, क्रैक का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से डक्टाइल वर्कपीसेस में आपकी कंटिन्यूस चिप निकलती है। और अगर बात करें ब्रिटल वर्कपीसेस का तो उसमें आपकी डिसकंटिन्यूस चिप्स निकलती है। क्लियर ना? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस I can segregate from the metal cutting chapters. So ये questions कुछ important थे from the AS2 signature, from the ORS2 signature, है ना? ये signatures क्या होते हैं, एंगल कैसे होते हैं, ORS हमने यूज क्यों किया, कौन से कटिंग फोर्सेस हैं, कौन से मेजर फोर्सेस हैं, टूल लाइफ इक्वेशन क्या है, टूल लाइफ क्या होता है ना? तो ये सभी क्वेश्चंस हमने इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू चैनल। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ये है निम्बस लर्निंग, यही है आपकी फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।